नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम बातचीत करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। आज हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्रीमती सुरेखा डंगवाल जी। आप दून विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर कुलपति हैं। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। साथ ही इसी विषय पर हमारे साथ बात करेंगी श्रीमती सुकृति रेवाणी जी। आप उपायुक्त हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की। नमस्कार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैम से, डंगवाल जी से। मैम, हम सबसे पहले बात तो ये करेंगे कि नई शिक्षा नीति है क्या। अगर किसी को नहीं पता है कि नई शिक्षा नीति क्या है तो हम उन्हें क्या बताएंगे। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे हम नई शिक्षा नीति कह रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसको इस समय इम्प्लीमेंट करना, इसको इस समय लाना एक बहुत ही दूरदर्शी कदम है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं शताब्दी की जो जेनरेशन आ रही है, जिसके लिए सारे संस्थान हैं, सारे विद्यालय हैं, उसके लिए जो पुरानी शिक्षा नीति थी वो उतनी वेल इक्विप्ड नहीं थी नई तकनीकी के साथ। और मुझे याद है जब आज से 3 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा था, जो इनॉग्रल सेशन था, उन्होंने कहा ये शिक्षा नीति जड़ से जगत तक समाहित करेगी और भारत को एक ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगी। तो जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा हिस्ट्री है, जिसमें कुछ हद तक शिक्षा नीति पूरी तरह एक बड़ा कल्चरल हिस्टोरिकल डिस्कनेक्ट हो गया था, उसको कनेक्ट करते हुए, टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए पूरे जगत में छा जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है इस शिक्षा नीति के माध्यम से। जी, नई शिक्षा नीति में विद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा की पढ़ाई में फर्क किया गया है। तो विद्यालयी शिक्षा में नई शिक्षा नीति का क्या मतलब होगा, किस तरीके के बदलाव किए जाएंगे? देखिए, अगर हम नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो काफ़ी बदलाव जो है स्कूली विद्यालयी शिक्षा में किए गए हैं। अगर मैं एक एक करके उसमें बताना चाहूँ तो सबसे पहले जो हमारा शिक्षा का पूरा स्ट्रक्चर था उसको बदल दिया गया है। पहले हम लोग कहते थे 10+2 सिस्टम, लेकिन अभी उसे 5+3+3+4 सिस्टम कहा जा रहा है। जी। तो ये 5+3+3+4 का जो सिस्टम है, इसका बेसिक मतलब क्या क्या? इसे उम्र से लेकर किया गया, क्या उम्र के हिसाब से? उम्र और ग्रेड के हिसाब से इसे किया गया है। अगर हम कहें तो 5 जो है हमारी फाउंडेशनल स्टेज है, जिसमें हम 3 इयर्स जो स्टार्टिंग के 3 साल हैं वो हम जनरली प्री प्राइमरी जिसे कहा जाता था उसको दे रहे हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो 2 साल है वो फर्स्ट और सेकंड, तो ये कुल मिला के 5 साल हो गए फाउंडेशनल स्टेज के। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है 3 साल, जिसे हम कहेंगे कि 3rd, 4th एंड 5th क्लास, जिसे हम जनरली प्रिपरेटरी क्लास कह रहे हैं। उसके बाद मिडिल क्लासेस आती है 6th, 7th, 8th की, और उसके बाद 4 जो है वो है हमारा 9th to 12th के लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें पहली बार जो प्री प्राइमरी है उसको जो है मुख्य शिक्षा के जो है संस्थानों के साथ, या ये कहिए शिक्षण पद्धति के साथ जोड़ने का काम भी किया गया है। जी, तो 5+3+3+4 का जो सिस्टम है वो विद्यालयी शिक्षा के लिए रखा गया है। क्या इसी तरीके का कुछ बदलाव महाविद्यालयी शिक्षा में भी है? हाँ, महाविद्यालयी शिक्षा का फर्स्ट सेमेस्टर से पूरा स्ट्रक्चर उसका भी बदला है। और वो जो अर्ली चाइल्डहुड अभी मैम ने बताया, उसी को सब ध्यान में रखे कि कैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू पीजी टू मास्टर्स। तो अब हमारे पास एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ 1 ईयर यानी 2 सेमेस्टर्स अगर बच्चा पूरा कर लेता है अपने अंडर ग्रेजुएट में, तो वो एक सर्टिफिकेट लेके मार्केट में जाएगा। और अगर वो 2 साल बाद भी बाहर जाना चाहता है तो वो एक डिप्लोमा लेके बाहर जाएगा। अगर वो 3 साल बाद जाना चाहता है तो वो डिग्री कोर्स जिसमें ऑनर्स रहेगा उसको लेके वो बाहर जाएगा। और अगर वो रिसर्च में इंटरेस्टेड है, हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो शिक्षा नीति है इसमें हायर एजुकेशन इज़ नाउ बाय चॉइस, नॉट बाय लाइक फोर्सफुली आप एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा इसलिए बीए कर दे रहे हैं, फिर आगे नहीं मिल रहा इसलिए एमए कर दे रहे हैं, फिर आप पीएचडी में भी इनरोल्ड हो जा रहे हैं। अब वैसा नहीं रहेगा। एक समय के बाद आप देखेंगे कि जिस बच्चे की चॉइस है वो 3 साल के बाद रिसर्च डिग्री लेगा, जिसे हमने अपने करिकुलम में डिग्री प्लस रिसर्च कहा है।
और ये 4 साल की होगी। जब वो 4 साल की रिसर्च की डिग्री कर लेगा, वो सीधे पीएचडी में आ सकता है। उसके कुछ बायलॉज होंगे, उसके कुछ क्रेडिट पॉइंट्स होंगे, उसका कुछ एंट्रेंस होगा, वो अपने तरीके से होगा जब वो 4 इयर्स में पहुंचेगा। अगर वो सोचता है कि नहीं अभी भी मैं वेल इक्विप्ड नहीं हूँ, पीएचडी अभी मेरे लिए एक बड़ी डिग्री है, तो वो 1 ईयर का मास्टर्स कर सकता है। जो लोग 3 साल में डिग्री लेके बाहर जाना चाहते हैं, फिर उन्हें लगता है कि अब मुझे मास्टर्स करना है, तो वो आके 2 साल का मास्टर्स करेंगे। जो अभी तक के बच्चों पे, छात्रों पे जिस तरीके का प्रेशर था पढ़ाई को लेके, मुझे लगता है कि इस तरीके का नियम आने से जो ये 3+2 या 4+1 वाला सिस्टम हो गया है ना, तो वो प्रेशर कम हो जाएगा। बहुत प्रेशर कम है इसमें, बहुत मल्टी डिसिप्लिनैरिटी की ओर जा रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी की ओर जा रहा है, स्किल बेस्ड की ओर जा रहा है। एकेडमिक जितने आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके साथ एग्जिट और एंट्री पॉइंट हैं आपके, कि आप गए, आपने जॉब किया, आपने अर्न किया, और फिर आपको लगा कि मेरे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसकी एक विशेषता है, ABC जिसे हमने कहा है, उसका एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा, उसकी एक ID होगी। वो हमारे पास आएगा, कहेगा मैंने 2 साल किया, मेरे पास 88 क्रेडिट्स हैं, अब मैं डिग्री करना चाह रहा हूँ। आप एकेडमिक बैंक में उसका देखेंगे और उसको आप एंट्री बिना किसी मैस के कि अब आप इसका लाओ, अब आप अपना कोई एफिडेविट दे दो, अब उसके वो सब खत्म पॉइंट से उनको मदद हो क्रेडिट जहां से भी अर्न करे, क्रेडिट अर्न के लिए भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। वो किसी और यूनिवर्सिटी से करे, वो किसी ऑनलाइन से करे, उसने बहुत अच्छा कोर्स किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उसको ऑनलाइन दे रही है, उसने वहाँ इनरोल कर दिया जॉब के साथ, और वो दून यूनिवर्सिटी में आ गया कि मैंने ये क्रेडिट भी आप एड ऑन कर दीजिए। हम उसकी क्वालिटी देख के उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया गया, उसी के ABC में, उसके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में हमको वो डालना पड़ेगा। तो अभी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रोजगार परक नीति भी कही जा रही है, क्योंकि ये रोजगार में बहुत मददगार होगी। जो आज का सिनेरियो है, जिस तरीके से बेरोजगारी कुछ हद तक है, तो क्या आप ये इस नीति के आने से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने से, वो बेरोजगारी कम होगी? बिल्कुल, वो पूरा एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस्ड है। हमारा अभी तक एक अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा, इंडस्ट्री और एकेडमिया बिल्कुल स्प्लिट थे। हमें लगता था इंडस्ट्री चलाने वाले कोई और लोग हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी आती थी तो वो ज़रूरी नहीं था यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हों और वो बहुत अच्छे उद्योगपति होते थे और उद्यमी होते थे। इस शिक्षा नीति के माध्यम से इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो लिंकेज है, एक तरीके से वो यूनिवर्सिटी की ड्यूटी है कि इंडस्ट्री का अपने यहाँ नॉट ओनली जस्ट अ फॉर्मेलिटी कि आप किसी इंडस्ट्री में जाओ, एक सर्टिफिकेट लेके आ जाओ। एक बात और है, जो बच्चे फर्स्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, ये ड्यूटी उस महाविद्यालय की और उस विश्वविद्यालय की होगी कि उसको 30 डेज में कुछ आवर्स का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। आप उसको ऐसे ही मार्केट में नहीं छोड़ सकते। ये तो केवल इंटर्नशिप कंपलसरी रहेगा। ये उस बच्चे के लिए जो कहेगा मुझे आप एक सर्टिफिकेट दे दीजिए। मैंने फॉर एग्जाम्पल, उसने किसी सेमीकंडक्टर पे फर्स्ट ईयर का सिलेबस हमने ये सोच के बनाया है कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, लैंग्वेजेस हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको कुछ एडिटिंग तो आए, मास कम्युनिकेशन का कोर्स है, उसको कुछ कैमरा की हैंडलिंग तो आए, तब वो कहे कि मुझे सर्टिफिकेट के साथ मार्केट में उतरना है, मुझे डिप्लोमा के साथ मार्केट में उतरना है। तो ये ड्यूटी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में, जैसे अर्ली एजुकेशन में मैडम है और वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट को होल्ड कर रही हैं अर्ली एजुकेशन की केंद्रीय विद्यालय संगठन में, तो ये हम सबकी ड्यूटी है इम्प्लीमेंटेशन की। वाइस चांसलर्स की ड्यूटी है कि आप अपना करिकुलम कैसे बनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस, स्किल के चांसेस और आपको एक अच्छे नागरिक जो जड़ से जुड़े हैं, जो ट्रेडिशनल अपनी मोरालिटी को पहचान रहे हैं, अपनी हिस्ट्री को पहचान रहे हैं, उसके लिए बहुत स्पेस देती है। ज़मीन से जुड़े रहना भी ज़रूरी है। सुकृति मैम, हम आपके पास आएंगे। सवाल ये है कि बच्चे डेवलप होके जाएंगे, है ना, महाविद्यालय शिक्षा के लिए, तो उनको विद्यालयी शिक्षा में किस तरीके से तैयार किया जाएगा? क्या कुछ विशेषताएं हैं उनके लिए, क्या कुछ खास है? देखिए, अब मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताऊंगी। सबसे पहले तो हमारा जो प्राइमरी है उसमें एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जिसे हम निपुण भारत प्रोग्राम कहते हैं, और FLN की हम बात करते हैं जिसे हम कहते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी। अभी तक हम सुनते थे कि बच्चा 5th करके आ गया, लिखना नहीं आ रहा है,
पढ़ना नहीं आ रहा है, तो अभी वो स्थिति नहीं रहेगी। एक अकाउंटेबिलिटी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी कहना चाहिए कि हम टीचर्स की या एजुकेटर्स की है कि जब बच्चा 3rd पास करके निकले तो एक बेसिक कॉम्पिटेंसी यानी एक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, हल्का सा गणित कर सके, लिखना पढ़ना जान सके, ये करके वो ऊपर आएगा। जहाँ ये बेसिक चीज़ उसके पास आ गई, प्लस हम उसको तो सब्जेक्ट सारे पढ़ने होंगे बच्चों को। सब्जेक्ट देखिए, हमारे प्राइमरी में लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं और न्यूमरेसी होता है। जब हम लोग 3rd 4th में आते हैं, थोड़ा सा एनवायरमेंटल साइंसेस को भी हम लेते हैं। उसके साथ साथ हम बच्चे को उसके वातावरण के साथ जोड़ने का काम करेंगे। ये खाली एक टेक्स्ट बुक बेस्ड कहना चाहिए कैरिकुलम नहीं है। टेक्स्ट बुक को अब एक साइड रख दीजिए, हम उसको फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी दे रहे हैं, साथ साथ उसको उसके एनवायरनमेंट के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ उसके अंदर बेसिक जो एथिक्स और वैल्यूज़ हैं वो डाल रहे हैं, नेशनलिटी का सेंस उसके अंदर इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी सब चीज़ें जब हम बात करते हैं तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बच्चे की बात कर रहे हैं। और जब बच्चा ओवरऑल डेवलप करके 6 में जाएगा, 6 में आगे यही चीज़ हमारी बढ़ती रहेगी। 9 10th में आ रहा है तो वहाँ वोकेशनल स्किल्स वाले सब्जेक्ट्स हमारे पास इंट्रोड्यूस हो गए, इवन वो 6 में भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं। 6 से ही हम उनके लिए स्किल मॉड्यूल्स तैयार करे गए हैं CBSE द्वारा। तो हर बच्चा कोई ना कोई स्किल मॉड्यूल जो है अडॉप्ट करेगा या लेगा, सेलेक्ट करेगा अपनी चॉइस के हिसाब से। डेवलपमेंट कक्षा 6 से ही शुरू हो जाएंगे। 6 से खाली हल्के मॉड्यूल्स हैं, बट 9 10 से आते आते स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं। मुझे लगता है इंटर्नशिप की बात मैम ने कही, क्या स्कूली जो छात्र रहेंगे, विद्यालय छात्र, उनके लिए भी इंटर्नशिप कंपलसरी रहेगा? कंपलसरी तो अभी हम नहीं कह सकते, पर यह है कि 11th 12th में स्किल सब्जेक्ट्स आ गए और उनको बिल्कुल जो मेन सब्जेक्ट्स है वही दर्जा दिया गया है। आप स्किल सब्जेक्ट्स चूज़ कर लीजिए 3, आप मेन सब्जेक्ट्स चूज़ कर लीजिए। सपोज आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चूज़ करते हैं, ओके, नहीं तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूज़ करिए। आप उसके अलावा जो उसके साथ फाइनेंस का कोर्स चूज़ करिए, ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स चूज़ करिए। तो बहुत सारे कोर्सेज की लिस्ट है। पहले जैसे बच्चों पे ये प्रेशर होता था कि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री लेंगे या साइंस का कोई सब्जेक्ट लेंगे। तो क्या अब जो बच्चे विद्यालय शिक्षा से महाविद्यालय शिक्षा में जाएंगे या 10th से 12th में जाएंगे और उनको सब्जेक्ट चुनना होगा, तो क्या उनके पास आज़ादी होगी कि वो साइंस के साथ आर्ट्स भी ले सकते हैं? बिल्कुल आज़ादी है, बाउंड्रीज बिल्कुल ख़त्म कर दी गई हैं। आप एक मेन सब्जेक्ट चुनिए, 2 स्किल सब्जेक्ट्स चुनिए, आप इन्हीं मेन में से कोई से 3 चुनिए, तो ये आज़ादी बच्चे के पास रहेगी। हाँ, थोड़ा सा सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करने की भी ज़रूरत पड़ेगी और रिसोर्सेज हमें इसके डेवलप कर रहे हैं। जी मैम, बात हो रही थी कि बच्चों को विद्यालय शिक्षा में तैयार किया जाएगा विद्यालय में, तब वो +2 करके ग्रेजुएशन में जाएंगे। क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट करने की भी बात की जा रही कि बच्चे उसकी भी शिक्षा ले लेंगे। तो क्या उन बच्चों को जो क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ के आगे बढ़े हैं और महाविद्यालय में उन्होंने एडमिशन लिया, तो क्या उनको किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी महाविद्यालय शिक्षा ग्रहण करने में? देखिए, AICTE ने और UGC ने भी एंकरेज किया है, बहुत सारे करिकुलम सभी भाषाओं में तैयार किए जा रहे हैं। और अगर आपने UGC का नोटिफिकेशन देखा होगा AICTE का, कि BTech के जो कोर्सेज हैं वो अभी पिछले महीने तक करीब 10 भाषाओं में उनको ट्रांसलेट कर दिया गया था और उनकी बुक्स को अवेलेबल कराया गया था। ये एक बहुत ही सुकून वाली बात है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार है, वो किसी न किसी मोड में हम लोगों की मदद कर रही है इसके इम्प्लीमेंटेशन में। जैसे स्किल बेस्ड मैम ने बताया, आप उसको विद इन स्कूल, क्योंकि थोड़ा छोटे लेवल पे स्किल बेस्ड करना है, आप तैयारी कर रहे हैं, CBSE उसमें मदद कर रहा है। हायर एजुकेशन में आपके जो कौशल विकास केंद्र हैं हर स्टेट में, उनको लिंकअप किया जा रहा है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से कि आपके बच्चों को स्किल चाहिए तो आप वहाँ लीजिए। आप अपने यूनिवर्सिटी के अंदर इंक्यूबेशन, इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर आपको खोलने हैं, वो खोल के आप उसको एक कंपनी की तरह अपने इन हाउस ट्रेनिंग दीजिए। और DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, स्किल मंत्रालय जो आपका मिनिस्ट्री है, और जितने भी AICTE है, ये अपने वैल्यू एडेड कोर्सेस, स्किल बेस्ड कोर्सेस, जेनेरिक कोर्सेस, इन सब कोर्सेस का पूल बना के आपको कह रहे हैं कि आपको क्या मदद चाहिए। आपको रिसोर्स पर्सन चाहिए। जैसे मैं अभी की बात करूं तो आज आखिरी दिन है AICTE की एक वर्कशॉप यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर दून यूनिवर्सिटी में चल रही है, जिसमें 13 यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स की ट्रेनिंग की जा रही है। और रिसोर्स पर्सन हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है। AICTE ने अपने प्रोफेसर्स भेजे हुए हैं और वो बता रहे हैं, जैसे वैल्यू, और मैडम ने मोरालिटी की बात की, एथिक्स की बात की, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है। आप किसी को बस केवल कहानी नहीं सुनाएंगे। प्रशिक्षित किया जा रहा है शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग का ऐसा बर्डन नहीं है।
दे आर कमिंग और वो ये कह रहे हैं कि हम आपको मदद कर रहे हैं, आप बताइए आपके कैंपस में कब ये 6 दिन की ट्रेनिंग हो सकती है, 5 दिन की हो सकती है, 3 दिन की हो सकती है, वर्चुअल मोड में हो सकती है, इन पर्सन हो सकती है। तो सारे लोग इसके अब एकजुट इस बात को लेकर हैं कि हम सबको विद्यालयी शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा को सिंक्रोनाइज्ड होना है, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होना है। अब कोई स्प्लिट करके नहीं ये शिक्षा नीति लागू हो सकती है। इसको पूरे होलिस्टिक वे में हमको सारे लोगों के सहयोग से इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तैयारियां पूरी तरीके से चलाई जा रही कि किस तरीके से इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। मैम, आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे कि विद्यालयी शिक्षा में शिक्षकों को किस तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है, क्योंकि बात बच्चों के भविष्य का है, हमारे देश के भविष्य का है। तो किस तरीके की योजनाएं लाई जा रही, किस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है? देखिए, जब हम कहते हैं कि हमें 21वीं सदी के लिए बच्चे तैयार करने, तो खाली हमें बच्चे तैयार नहीं करने, हमने अपने आप को भी तैयार करना है, हमें हमारे अध्यापकों को भी तैयार करना है। तो उसी संदर्भ में जो हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग है, अगर हम कहें कि जो हमारे काफ़ी ऑनलाइन दीक्षा पोर्टल है जहाँ पे हमारे निष्ठा के कार्यक्रम चले हैं, सारे टीचर्स हमारे निष्ठा में ट्रेन हुए हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं जब CBSE और इनकी तरफ से ट्रेनिंग्स होती हैं। अगर मैं अपने पर्सनल केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात करूं, तो क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट किया जाता है एक उसके रूप में, तो हमारे यहाँ पे चाहे हेडक्वार्टर लेवल पे हो, चाहे रीजनल लेवल पे हो या विद्यालय लेवल पे हो, हमारे सारे टीचर्स जो है FLN में ट्रेन हो चुके हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की जो हम आजकल बात कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन या कहना चाहिए पैराडाइम शिफ्ट है कि हमें कॉम्पिटेंसीज पे ज़्यादा जोर देना है, उस पे हमारे सारे टीचर्स तैयार हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त अभी आपने देखा होगा NCERT ने जादुई पिटारा निकाला था, जो बच्चों को प्लेवे मेथड से, यानी बच्चे जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट में रहें, खुश होकर विद्यालय आएँ, मुस्कुराते हुए बच्चों के लिए बाल वाटिका की तैयारी चल रही है। तो ये बाल वाटिका क्या है मैम? ये प्री प्राइमरी जिसे हमने अभी कहा था, पहले की 3 साल जो हम फाउंडेशनल के कह रहे थे, वो एक्चुअली बाल वाटिका 1, 2 और 3 कहते हैं। तो क्या उसमें किताबें भी होंगी बच्चों के लिए? नहीं, उसके लिए एक मतलब टेक्स्ट बुक ऐसा बेस नहीं है, लेकिन एक उसका जो है हमारा NCF आ चुका है, जिसे हम नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं, जिसमें डेवलपमेंटल गोल्स उसको लर्निंग आउटकम के साथ वो किया गया है, कैरिकुलर गोल्स फिक्स किए गए हैं। तो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में उसको लिया गया है, खाली टेक्स्ट बुक तक हमने उसको कन्फाइन नहीं कर रहे हैं फिलहाल। जी, तो ये टेक्स्ट बुक का जो भार है, क्या ये 10th के बच्चे जो बोर्ड दे रहे हैं, है ना, 10th के बच्चे या 12th के जो बच्चे होते हैं, उनके ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोझ होता है, वो हर सब्जेक्ट उनको पढ़ना है, और मुझे लगता है कि रटने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है बच्चों को, क्योंकि अगर उन्हें जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो वो उसको रट लेते हैं। तो क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की है, जो अब इम्प्लीमेंट की जा रही है, तो उसमें उस रटंत विद्या को थोड़ा कम किया जाएगा? बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विज़न में ही है कि जो रोट लर्निंग को बिल्कुल डिस्करेज किया जाए, और जो बच्चों के अंदर है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कॉम्पिटेंसी बेस, उनकी कॉम्पिटेंसी को इन्हांस किया जाए, उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाए, उसको उनको समाज के साथ जोड़ा जाए, एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन उनको मिले, इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है और उस पर बहुत एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारा जो असेसमेंट क्राइटेरिया है, यानी इवैल्यूएशन जो हम होता है, हमारे एग्जामिनेशन या साल भर जो चलता है कहना चाहिए, उसमें भी परिवर्तन किया जा रहा है। और CBSE ने भी इस बीच काफ़ी परिवर्तन किए हैं अपने क्वेश्चन पेपर्स में। हमारे काफ़ी जो प्रश्न पत्र होते हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे आधारित होते हैं, यानी बच्चे की कॉम्पिटेंसीज चेक करनी है, ये नहीं कि उससे कितना रट लिया है। तो उससे रोट लर्निंग से तो हम काफ़ी दूर जा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा इसका जो है इस नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जी मैम, बात करेंगे महाविद्यालय शिक्षा के छात्रों की, तो क्या उनके एग्जामिनेशन पैटर्न में जो परीक्षा होंगी उनके, क्या उसमें भी कुछ किसी भी तरीके का बदलाव होगा? हाँ, उसमें तो बदलाव होगा, क्योंकि क्रेडिट बदल गए और प्रैक्टिकल लर्निंग को उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेरिएंशियल लर्निंग को महत्व दिया गया है। और सबसे बड़ी बात जो है उसकी जो ट्रेनिंग है, उसकी जो इंटर्नशिप है, जो हमारा आउटपुट है, यहाँ से बच्चा आया, एथिक्स सीखे, मॉरल सीखे, स्किल सीखी, फन सीखा, हैप्पीनेस सीखी और हमारे पास आ गया। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारा जो आउटपुट है वो इंडस्ट्री का इनपुट है। आप यहाँ से उनको भेज रहे हो तो आप कैसा प्रोडक्ट भेज रहे हो। अभी तक क्या था कि आपका मास्टर्स किया हुआ बच्चा वहाँ के इनपुट का सबसे लोअर जॉब ले रहा था, आपने उसे हायर
जॉब वो डिग्री दी और वो काम कर रहा है लोएस्ट वाले कैडर में, मिडिल वाले कैडर में भी नहीं कर रहा और बहुत ही हायर में भी नहीं कर रहा। आपके 2-4 इंस्टीट्यूशन IIT और IIM या वो फॉरेन से पढ़ के आ गया, वेल इक्विप्ड हो गया और किसी तरह से उसको हायर जॉब मिल रहे थे। हमारी ये कोशिश है कि जो जिस लेवल का जॉब है, इसीलिए सर्टिफिकेट कोर्स और मिडिल कोर्स और डिप्लोमा और डिग्री बांटी गई है कि यहाँ का जो आउटकम है वो वहाँ के आउटकम में फिट बैठ जाए। वो सर्टिफिकेट किया हुआ है तो वो लोअर लेवल पे आएगा, लेकिन वो डिप्लोमा किया है तो उसे उसके ऊपर आना चाहिए, वो डिग्री किया है तो उसके और ऊपर आना चाहिए। तो जो क्रेडिट बेस्ड लर्निंग है और वो जो अर्न कर रहा है, वो अपनी डिग्री को आप ये समझिए सजा रहा है। आप पहले क्या था कि ये ही पढ़ना है, अब वो ये कह रहा है कि मुझे कंप्यूटर लिटरेसी सीखनी है। भारत सरकार ने स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी कोशिश की है कि उनको टेक्नोलॉजी से वेलवर्स किया जाए। उसके लिए भी उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम हर यूनिवर्सिटी में चलाए। तो आपको कंप्यूटर लिटरेसी आ गई, डेटा एनालिसिस आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। आप अपनी डिग्री आप हिस्ट्री से करें, पॉलिटिकल साइंस से करें, आपने डिग्री को सजा दिया एडिशनल क्रेडिट लेके। कोई छात्र अगर पढ़ाई कर रहा है कंप्यूटर की और मान लीजिए उसको पढ़ते पढ़ते लगा कि नहीं मैं इसके साथ साथ मैं किसी और सब्जेक्ट में भी आगे बढ़ सकता हूँ, तो क्या इसकी भी जगह है उसमें? बिल्कुल, बहुत स्पेस है। जेनेरिक सब्जेक्ट का स्पेस है, स्किल बेस्ड का है, वैल्यू एडेड का है। ये एक तरीके से बच्चे को बिना बर्डन के क्रिएटिविटी की ओर ले जा रहा है, इनोवेशन की ओर ले जा रहा है। इंक्यूबेशन सेंटर क्या है? अभी हमारा IIT रुड़की से MOU हुआ है, वहाँ डायरेक्टर साहब ने कहा आपका कोई भी बच्चा कोई आइडिया लेके आता है हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में आ जाए, उसको पैसा भी मिलेगा, हम उसके आइडिया को इंक्यूबेट करेंगे। अब वो आइडिया अगर इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेट होता है, वो पेटेंट में जाता है, वो किसी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी में जाता है। इस सब के लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, ये ज़रूर है गवर्नमेंट की ओर से कि आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपके विद इन वॉल्स नहीं रहेंगी। यूनिवर्सिटी की फैसिलिटी स्कूल की फैसिलिटी से मिलेंगी। आपके बच्चों को अगर लाइब्रेरी उस स्कूल में पर्टिकुलरली बहुत एनरिच्ड नहीं है, बहुत स्ट्रेंथन नहीं है, तो आप के लिए हमें एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा कि अपनी लैब्स को, अपनी लाइब्रेरी को एक क्लस्टर के रूप में डेवलप करके कम्युनिटी के काम आएंगी। जो 10+2 के जो स्कूल हुआ करते थे, जो गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे, उनको भी पता लगे कि अगर वो साइंस सब्जेक्ट की ओर जा रहे हैं, किसी भी तरीके से कोर पेपर की ओर जा रहे हैं जिसमें वो साइंस ले पाएंगे, तो वो इन लैब्स को देख पाएंगे। तो आपकी फैसिलिटीज़ केवल आप ही ओपन नहीं हुए, जैसे मैम ने कहा केवल उन्हीं को तैयार नहीं कर रहे हैं, जो तैयार कर रहे हैं उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है। आपका तो कन्फाइंड नहीं बदलाव किया जा रहा होगा सुकृति मैम, है ना? स्कूलों में भी बदलाव, तो क्या कुछ नयापन लाया जा रहा है स्कूलों में ताकि बच्चे कंफर्टेबल हो सके नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ? देखिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उस पर भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है। हमारी अटल टिंकरिंग लैब्स बनी हैं जहाँ पे बच्चों को इनोवेशन करने के लिए, जैसे मैम ने अभी इंक्यूबेशन सेंटर बताया, तो यहीं से उनके अंदर बीज रोपित किया जाएगा कि आप अटल टिंकरिंग लैब में हैं, आप सीख रहे हैं किस तरह से इन इक्विपमेंट्स के साथ काम किया जाता है। लेबोरेटरीज स्ट्रेंथनिंग की जा रही है। उसके अलावा और रिसोर्सेज है, लाइब्रेरीज एनरिच हो रही हैं। और प्राइमरी में भी स्पेशली अभी हम कहें कि FLN की बात करें तो ये कहा गया है कि बच्चों के लिए हम केंद्रीय विद्यालय संगठन में हर क्लासरूम में हमने लाइब्रेरीज सेटअप कर दी हैं। हर क्लासरूम में हमारे पास बच्चों के लिए पिक्चर बुक्स हैं, उन्हीं के लेवल की, ग्रेड लेवल प्लस उनके उसकी। तो टीचर्स कहीं ना कहीं बच्चों को हम रीडिंग के लिए भी मोटिवेट कर रहे हैं, लेबोरेटरीज यूज़ करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में जो एक्स्ट्रा, जिसको हम कहते थे अभी तक एक्स्ट्रा कैरिकुलम, उसको कैरिकुलम के साथ ही जोड़ दिया गया है। तो उसके लिए भी बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है और इनकरेज किया जा रहा है। भाषा विकसित करने की बात कही जा रही है ना मैम, क्या संस्कृत को भी जगह मिली है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में? संस्कृत क्या अलग से एक सब्जेक्ट के रूप में रहेगा और क्या कंपलसरी रहेगा? नहीं, कंपलसरी तो देखिए भाषा किसी को भी नहीं कंपलसरी किया गया है। मल्टीलिंग्विस्टिक सोसाइटी है, सबको, हर स्टेट को, हर रीजन को, हर लोकेलिटी को बिल्कुल फ्रीडम दी गई है, ऑटोनॉमी दी गई है कि आप जिन भी 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला चल रहा है, 3 लैंग्वेजेस को आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, संस्कृत को एक विशेष महत्व देते हुए ये जरूर कहा गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितनी हमारी प्राचीन धरोहर है वो संस्कृत भाषा में ही है। चाहे आप फिर मेडिसिन की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, लिटरेचर की बात करें, या फिर आप मेटलर्जी की बात करें, जो भी है, तो कहीं ना कहीं उसको पढ़ने के लिए, उसको आम जनता तक पहुंचाने के लिए, या ये कहिए जैसे मैम ने अभी बोला ही था कि जड़ों से जोड़ने के लिए बहुत आवश्यक है कि भाषा का ज्ञान हो, तब हम उन ग्रंथों को, उन उपनिषदों को और उन सारी चीज़ों को, साहित्य को पढ़ सकेंगे। तो संस्कृत के लिए विशेष रूप से कहा गया है कि उसको प्रोत्साहित करेंगे
बच्चों को, और संस्कृत किसी भी लेवल पे बच्चा लेकर के पढ़ सकता है। मैम, क्षेत्रीय भाषाओं के विकास की बात हो रही है कि हम उत्तराखंड में हैं, तो यहाँ की भाषाएं जो हैं इनको किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा? अगर मैं दून यूनिवर्सिटी की बात करूं तो मैंने वहाँ पर एक उत्तराखंड फोक परफॉर्मिंग आर्ट एंड उत्तराखंड लैंग्वेजेस करके एक सेंटर खोला, जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं को सिखाया जाएगा। क्योंकि यदि आप प्राइमरी में मातृभाषा में उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं तो आपको उसे पढ़ाने के लिए ट्रेंड टीचर्स होंगे, उनके पास कोई अपना सर्टिफिकेट होगा, कोई डिग्री होगी। तो मुझे ये लगता है, क्योंकि ये स्टडीज़ से इस्टेब्लिश हो चुका है कि बच्चा साइंस में इनोवेटिव तब रहेगा जब आप वो मातृभाषा में पढ़ेगा, क्योंकि आप उसको इतने बचपन से इंग्लिश का एक इतना बड़ा फेयर उसके अंदर आ जाता है कि वो शायद क्रिएटिव थिंकिंग को, क्योंकि मुझे बहुत पहले याद है जो प्रोफेसर यशपाल यूजीसी के चेयरमैन भी रहे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी स्टडी में कहा था कि कक्षा 5 तक बच्चे को अपनी मातृभाषा में सोचना, बोलना और लिखना सिखाइए। तो उसके जो रिजल्ट आएंगे वो साइंस की दृष्टि से और इनोवेशन की दृष्टि से बहुत अच्छे आएंगे। तो हर जगह थिएटर को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है, लोकल ट्रेडिशन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। विज्ञान के साथ साथ आर्ट भी, क्षेत्रीय भाषाएं भी, इंग्लिश भी, संस्कृत भी, हर चीज़ इसमें शामिल की गई है। सवाल ये है कि विद्यालयी शिक्षा के छात्र जो तैयार होंगे, अगर हम सही तरीके से देखें तो तैयार होते होते अभी इनको काफ़ी समय लगेगा। कम से कम 10 साल का समय हम लेके चलते कि एक छात्र जो है विद्यालयी शिक्षा कंप्लीट करके फिर वो महाविद्यालयी शिक्षा में आएगा। तो अगर बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पूरी तरीके से लागू होने की, कि बच्चा पूरी तरीके से सीख जाएगा और व्यावहारिक ज्ञान होगा, तो ये फुल फ्लेज कब तक हो पाएगा? देखिए, वो फेजेस में उसको फेज आउट करने का भारत सरकार ने सोचा है, और 2030 एक लाइन रखी है जिसमें हम ये मान पाएंगे कि हम सारे लोग सेंसिटाइज हो गए, हमारे करिकुलम तैयार हो गए। स्किल बेस्ड की ट्रेनिंग के लिए हमने अपने इन हाउस ट्रेनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, और बहुत बड़े स्तर पर अगर मैं एक नई चीज़ आपको बताऊं, मेरू करके हायर एजुकेशन में हर राज्य के लिए इनिशियल स्टेज में 2 मेरू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, हर राज्य को 2 यूनिवर्सिटी स्थापित करनी है। भारत सरकार की ये योजना है, बहुत बड़ा बजट उसके लिए व्यवस्था की गई है, और वो मल्टी डिसिप्लिनरिटी की ओर जाएगा। आपको कोई, जैसे आईआईटी में आपको आईटीआई में छोटी छोटी स्किल सिखाते थे, फिर आप आईआईटी में एक बड़े लेवल की टेक्नोलॉजी सीखते हैं, फिर आप मल्टी डिसिप्लिनरी अपने उसमें इकोनॉमिक्स का बच्चा भाषा में कोर्स कर रहा है, फॉरेन लैंग्वेज का बच्चा इसमें कोर्स कर रहा है। तो वो एक बहुत ही अच्छा आइडिया उसमें है कि आप विद इन यूनिवर्सिटी मल्टी डिसिप्लिनरिटी की ओर जाइए। जो एम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्री से पूछिए आगे 10 साल किस एरिया में एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है, अपनी ओर से यूनिवर्सिटी तय न करें, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन में बताएं, और मेरू उस ओर एक बहुत ही सशक्त कदम होने वाला है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सुकृति मैम, सवाल ये है, अब हमारे पास काफ़ी कम समय है तो इसलिए बड़े शॉर्ट आंसर्स मतलब हम चाहेंगे। ये है सवाल कि अगर हम दर्शकों को बताना चाहें कि नई शिक्षा नीति की विशेषताएं क्या हैं और हमारा भविष्य इस शिक्षा नीति से किस तरीके से उज्जवल होगा, तो आप क्या बताना चाहेंगी दर्शकों को? मैं यही कहूँगा कि कभी कभी सोचती हूँ कि जिस टाइम पे मैं हुई और आज के दिन पे अगर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समय में होती तो क्या परिवर्तन होता। तो शायद मैं बहुत खुश होकर के स्कूल जाती और बहुत खुश होकर के स्कूल से निकलती। कॉलेज जाती तो एक उत्साह के साथ जाती, एक एंथुसियाज्म के साथ जाती कि हाँ मुझे प्रेशर है वो प्रेशर कम होता, आज ये करती कल दूसरी अपनी चॉइस का। किताबों का जो बोझ है हमारे बच्चों के बस्ते के ऊपर वो कम हो जाता। तो यही मैं सोचती हूँ। जी मैम, आप क्या कहेंगी दर्शकों को? बिल्कुल, मैं जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये बहुत बड़ा एक सी चेंज है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखाई देगा आपको 2030 के बाद। और जो भारत के नागरिक हैं, भारत के बच्चे हैं, वो एक अच्छे ग्लोबल सिटीजन बनेंगे, वो एक सशक्त नागरिक बनेंगे। और जो मैंने पहले भी कहा, उसी के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगी कि हम अपने ट्रेडिशन से, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन था, उससे जुड़ते हुए इस शिक्षा नीति के माध्यम से और पूरे विश्व में हमारे बच्चे अपना परचम लहराएंगे, क्योंकि वो रूटेड रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, कल्चर्ड ज़्यादा रहेंगे, ट्रेडिशन से ज़्यादा अवगत रहेंगे, और वो बहुत अच्छा करेंगे। अभी इतना अच्छा कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में आप
भारत के बच्चों को पूरी दुनिया में और सशक्त भाव से स्थापित पाएंगे इस शिक्षा नीति के माध्यम से। बिल्कुल सुकृति मैम, भारत का भविष्य पूरी तरीके से उज्जवल है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ। अब बच्चे पूरी तरीके से सीखेंगे, प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल ज्ञान भी होगा, ज्ञान भी लेंगे, व्यवहारिक ज्ञान भी लेंगे, और साथ ही साथ एम्प्लॉयबिलिटी के जो मेन एक वो होता है वो भी उनको मिलेगा। हर तरह से एक सशक्त नागरिक बन के जाएंगे। जी, तो दर्शकों, हमने बातचीत की दोनों मैम से। सुरेखा मैम ने हमें बताया कि किस तरीके से महाविद्यालय शिक्षा के जरिए बच्चों को पूरी तरीके से ज्ञान मिलेगा, पूरी तरीके से व्यवहारिक ज्ञान उनको हासिल होगा। और सुकृति मैम ने हमें बताया कि किस तरीके से विद्यालय शिक्षा के द्वारा बच्चों का प्रेशर कम होगा, उन्हें हंसते खेलते वो जो है सीखेंगे, और किस तरीके से वो कंफर्टेबल रहेंगे पूरी तरीके से नई शिक्षा नीति के साथ। उनके बस्ते का बोझ कम होगा और वो पूरी तरीके से हमारे भारत के भविष्य को उज्जवल करेंगे। आप दोनों हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।